हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज हम बायोलॉजी की क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे सेल कंपोनेंट में न्यूक्लियस को। वैसे देखा जाए तो न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ी बहुत सी जानकारियां इस क्लास के अंतर्गत आपको मिलने वाली हैं। मैं आपसे एक निवेदन रखना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी क्लास को अटेंड कर रहे हो या किसी भी क्लास को आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले के जो टॉपिक हैं उनको एक बार जरूर देखकर आगे बढ़िए। इससे आपकी क्लियरिटी बनी रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस हो चुके हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप अपने पेपर्स के अंतर्गत सारे के सारे अच्छे मार्क्स गेनिंग नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको इस बात का दावा करती हूँ कि मैं आपको उतना कंटेंट, उतना मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी कि आप बिना किताब को देखे सिर्फ इन क्लासेस और वीडियोस के माध्यम से अपने सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस बात का पूरी सिक्योरिटी और पूरी तरीके से आश्वासन दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ाई मैं आपको समझा रही हूँ, जो पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, थोड़ा सा नीरस जरूर हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जितनी गंभीरता से आप चीजों का अध्ययन करोगे, जैसा कि आप इस समय के माहौल को देख रहे हो कि पूरा का पूरा जो एक सर्विस है ना, हमारा जो एक सोशल प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा चला जा रहा है। हर एक इंसान कहीं ना कहीं सफलता की रेस में दौड़ रहा है और इस रेस में कहीं आप ना पीछे पड़ जाओ। तो आप निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहिए और आपका साथ निभाने के लिए मैं आपकी टीचर तारा भारती आपके साथ अंत तक आपकी मदद के लिए, आपके सपोर्ट के लिए खड़ी रहूंगी। तो क्लास में आगे की ओर बढ़ने के पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक सारी जानकारियां पहुंचती रहें। और आइए चलते हैं क्लास की ओर, सीखते हैं न्यूक्लियस को, देखते हैं कि वह कोशिका के लिए कितना अनिवार्य है और कोशिका के लिए किन किन कार्यों का संपादन करता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि न्यूक्लियस वास्तव में होता क्या है। जैसा आपने देखा था कि सेल के अंदर 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, चाहे वो बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस हो, चाहे वो बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाला वर्गीकरण हो। ये सारी जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं, चाहे वो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल हो, ये सारी चीजें क्यों अपनाई जाती हैं? ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए। अगर आप सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो तो सब्जेक्ट का भी जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो वर्गीकरण किया गया है, वो आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया है। ठीक कोशिका का इतने बड़े अध्याय को पढ़ना और समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ये सरल हो जाए, इसीलिए जितने भी सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी सेलुलर संरचना जो होती है, उसके कंपोनेंटों के तौर पर उनको विभक्त किया गया है, जिसके बारे में आपने इससे पहले की कक्षा में, यानी इसके पहले की क्लास में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था कि पहला कंपोनेंट जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है। तो इसी सेल का दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में केंद्रक के नाम से जानते हैं। पहले तो आप इसे ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि कोशिका में भी समस्त उपापचयी क्रियाएं होती हैं, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। अंतर बस इतना होता है कि कोशिका की संरचना काफी सूक्ष्म होती है, काफी छोटी होती है, तो इनमें यह प्रक्रियाएं काफी छोटे पैमाने पर यानी कि सरलतम रूप में होता है। लेकिन उन क्रियाओं को कंट्रोल करना, उनको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? केंद्रक का होता है। केंद्रक के द्वारा ये सारी कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है, उसको अनुरक्षित किया जाता है और साथ में उनका कोऑर्डिनेशन किया जाता है। ये आवश्यक है। ये था आपके केंद्रक का इंट्रो, यानी कि केंद्रक का कार्य क्या होता है, कार्य किस रूप में उपस्थित होता है, ये जानना। इसको सबसे पहले परिभाषित करने वाले, सबसे पहले खोजने वाले, जैसे कि आप हर एक वैज्ञानिक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये छोटे छोटे टिपिकल क्वेश्चंस हैं कि इसको सबसे पहले किसने देखा था। तो इसको देखने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट ब्राउन था, जिन्होंने इसे 1831 में देखा। अब हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को पहले एक एक करके लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आए एक एक छोटी छोटी बारीकियां। न्यूक्लियस के बारे में आप ये 7 पॉइंट अगर पूरी तरीके से याद रखते हो तो आपके लिए न्यूक्लियस बहुत ही इजी हो जाएगा, जो कि सेल कंपोनेंट के तौर पर देखा जाता है। पहली बात ये
कि न्यूक्लियस जो होता है वो यानी केंद्रक, इट इज हेडक्वार्टर ऑफ सेल। हेडक्वार्टर जैसे एक कंपनी होती है, अगर वो अपना मेन ब्रांच कहीं पे बनाती है, अपना हेडक्वार्टर बनाती है और साथ में कई अलग अलग ब्रांचेस बनाती है, तो सभी ब्रांचेस को कोऑर्डिनेट करने का काम, उस पर कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हेडक्वार्टर का होता है। तो ये पूरे सेल का हेडक्वार्टर होता है और सेल के कई अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो उनके अलग अलग कार्यों का निर्वहन करते हैं, अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं। तो ये उसका सबसे मुख्य केंद्र है, मुख्य भवन है, ऐसा कह सकते हो। अगर एक बिल्डिंग का कोई मुख्य भवन है तो यहाँ पर अगर सेल को आप अपना एक कमरा मान लो, तो उस कमरे में जो सबसे ज्यादा मुख्य स्थिति को दर्शाता है वो होता है न्यूक्लियस। दूसरी लाइन, न्यूक्लियस डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज। जैसा मैंने बताया सेल लिविंग है और ये सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी जीव शरीर की, तो इसमें भी कई उपापचयी क्रियाएं संपादित होती हैं, कई लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिसके आधार पर ये अपने आप को जीवित प्रदर्शित करती है, यानी ये पूरी तरीके से जीवित मानी जाती है। तो न्यूक्लियस का काम उसके समस्त कार्यों पे, सारे के सारे कोशिकीय क्रियाविधियों पर निर्देशन करना होता है और साथ ही उनको डायरेक्ट करना मतलब निर्देशित करना होता है, साथ ही नियंत्रित करना होता है। इसकी डिस्कवरी, थर्ड पॉइंट है, इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसे सबसे पहली बार खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। और देखा कब गया था इसे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ये जानना, जैसे कि आपने सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखा है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक के अंतर्गत, जिसके कारण उसकी संरचना पूरी तरीके से स्पष्ट होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं कंटेन अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव कहने का मतलब होता है जो पूरी तरीके से विकसित नहीं होता। तो जिस समय प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उस समय उसे न्यूक्लियस नहीं बल्कि न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है, जो कि वायरस में होता है। वायरस अपने आप में एक प्रिमिटिव सेल है, तो इसे हम न्यूक्लियोइड्स के नाम से जानते हैं, जो इनके अंतर्गत केंद्रक पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन डिप्लोब्लास्टिक होता है, दो लेयरों का बना होता है, ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दो अलग अलग लेयरों का बना होता है, जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जिसके द्वारा न्यूक्लियस के अंदर से बाहर साइटोप्लाज्म तक पदार्थों का संवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अगली बारी आती है ये जानने की कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है तो उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं प्लाज्मा भी पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म भी पाया जाएगा। तो मैंने स्टार्टअप में इंट्रो की क्लास में आपको बताया था कि जो जीव द्रव्य केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया जाता है, यानी कि केंद्रक द्रव्य का नाम दिया जाता है। अगली लाइन है न्यूक्लियस कॉन्टेन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंतर्गत अगर मान लेते हैं ये आपका न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये दोहरी संरचना है, तो पहले बात तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। इसके बाद एक ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर कुछ क्रोमेटिक मटेरियल होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। तो न्यूक्लियस कॉन्टेन न्यूक्लियोलस, ये ब्लैक स्पॉट क्या हो गया आपका? न्यूक्लियोलस हो गया। और क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं जो आपको रेशे यानी तंतु के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये होता है आपका क्रोमेटिन नेटवर्क, या फिर आप इसे क्रोमेटिन मटेरियल भी कह सकते हो। इट इज मेड अप ऑफ डीएनए, जो डीएनए का बना होता है, दैट अल्टीमेटली कंडेंस, जो ज्यादातर सघन होता है, लेकिन जब वो अपनी सघनता को प्रदर्शित करता है तो वो क्रोमोसोम्स के रूप में यानी गुणसूत्रों के रूप में बदल जाता है। अब सबसे बड़ी बात है वो गुणसूत्रों के रूप में कब बदलता है? गुणसूत्रों के रूप में वो तभी बदलता है जब कोई भी कोशिका सेल डिवीजन की प्रक्रिया यानी कोशिका विभाजन, दैट मीन्स प्रजनन या रिप्रोडक्शन करना
करने वाली होती है। जिस समय भी कोशिका रिप्रोड्यूस करती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन करती है, सेल डिवीजन करती है, उस समय यही क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो डीएनए है जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, द फंक्शन सेगमेंट, डीएनए का फंक्शन सेगमेंट कहाँ होता है जहां से वो अपनी प्रक्रिया या अपना कार्य संपादित करता है, वो है जिन, यानी इसे हम जिन के नाम से जानते हैं। ये क्रोमेटिन नेटवर्क दानेदार नुमा संरचना होती है गुणसूत्रों की, जिस पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे हम जिन कहते हैं, और जो कि डीएनए का बना होता है। और इसका प्रॉपर काम अनुवांशिक गुणों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं मदर सेल टू डॉटर सेल्स या इंडिविजुअल सेल, तो मदर सेल से उनके कैरेक्टर्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम इन्हीं जिन के माध्यम से किया जाता है। अब अगर बात फंक्शन की करते हैं तो न्यूक्लियस के दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन तो आपने पहले ही लाइन देख लिया, यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक आपका दिया गया है, न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के अंतर्गत होने वाले सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, सारे के सारे सेलुलर एक्टिविटीज को डायरेक्ट भी करता है, निर्देशित भी करता है और साथ में कंट्रोल भी करता है। दूसरा है, जिस समय भी सेल डिवीजन की प्रक्रिया संपन्न होती है, न्यूक्लियस में पाया जाने वाला क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स के रूप में कन्वर्ट होता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाने वाले जिन उस सेल डिवीजन की प्रक्रिया में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, और आफ्टर देन सेल डिवीजन यानी कि सेल की विभाजन की प्रक्रिया, कोशिका की विभाजन की प्रक्रिया के उपरांत जब गुणसूत्र अपने मातृ कोशिकाओं से नवजात कोशिकाओं के अंदर जाते हैं तो अपने साथ अपने आनुवंशिक गुणों को भी ले जाते हैं। और जब मैंने आपको सेल की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको ये बोला था कि सेल जो होता है वो हेरिडिटिकल यूनिट भी है, यानी आनुवंशिक गुणों का वाहक भी है, आनुवंशिकता को भी शो करता है। दैट मीन्स अपने माता पिता के गुण वो वहां तक ले जाता है। अब चूंकि ये सिंगल है, सिंगल पेरेंटल है, यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि दो अलग अलग गैमेट्स नहीं होते, कोशिका ही फ्यूजन के थ्रू या बाइनरी फ्यूजन के थ्रू नए सेल का निर्माण करती है। तो यहाँ पर गुणसूत्र के माध्यम से आनुवंशिक गुण ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यहाँ तक आपका न्यूक्लियस था। अगर ये 7 पॉइंट आपको बाकायदे याद है तो आप सारे के सारे न्यूक्लियस के जितने भी फंक्शन और स्ट्रक्चर हैं वो पूरी तरीके से विवर्णित कर सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे ज्यादा न्यूक्लियस को लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये टॉपिक्स अपने आप में न्यूक्लियस को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कैपेबल है। आशा है अच्छे से आप इन चीजों को समझ रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी कुछ क्यूरीज रह जाती हैं, जिज्ञासाएं रह जाती हैं, तो आप कमेंट में जाकर मुझसे वो क्वेश्चंस रख सकते हो, पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको अटेम्प्ट करने की और आपको उसका आंसर, आपको उसका सॉल्यूशन देने की, ताकि आपकी और भी क्यूरीज जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो पाए। जहां तक मुझे लगता है इसको लेकर अब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचा जो आपको बताने योग्य है। हम आगे की क्लास में इसके आगे सेल कंपोनेंट यानी कि सेल साइटोप्लाज्म की चर्चा करेंगे। साइटोप्लाज्म के अंतर्गत बहुत ढेर सारे टॉपिक है जो आपको पढ़ने को मिलने वाले हैं। फिलहाल आज के दिन यहाँ पर आपकी ये क्लास समाप्त होती है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।